गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से हम निर्देशांक ज्यामिति की अंगड़ी कड़ी में को बढ़ाना चाहते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भाई निर्देशांक ज्यामिति बीज गणित को रेखा गणित में और रेखा गणित से बीज गणित में परिवर्तन करने का एक माध्यम है और इसमें एक समतल को 4 भागों में बांटा जाता है। प्रथम ये वाले भाग को हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको तीसरी चतुर्थांश कहते हैं और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। इसमें हमने आपको बताया कि इसमें जितने भी बिंदु होंगे तो वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, मतलब कि एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों धनात्मक होंगे इस क्षेत्र में। इस वाले क्षेत्र में यदि बात करते हैं तो पहला यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस होगा और वाई कोऑर्डिनेट प्लस में होगा। ये यहाँ से आप समझ सकते हो, ये ऋणात्मक का क्षेत्र एक्स का है और ये वाई का धनात्मक है, मतलब यहाँ पर पहला ऋणात्मक रहेगा, दूसरा धनात्मक रहेगा। तो ये प्रश्न आप लोगों की अभ्यास में दिया हुआ है, प्रश्नावली में दिया हुआ है कि आपको ये पहचानना है कि भाई कौन सा बिंदु जो है किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ऋणात्मक होते हैं, भुज और कोटि। एक्स को भुज भी को कहते हैं और इसको वाई के मान को कोटि भी कहते हैं। ये सब बातें आप लोगों को बताई जा चुकी हैं। इसमें पहला धनात्मक होगा, दूसरा ऋणात्मक होगा, क्योंकि एक्स का धनात्मक है, वाई का यहाँ पर ऋणात्मक है। तो इस क्षेत्र में जितने भी बिंदु होंगे तो और फिर आप लोगों को बताया गया था कि इसको एक्स अक्ष कहते हैं। ये दोनों परस्पर लंबवत लाइन होती हैं तल में। ये ऋणात्मक वाई का मान है, इसको आप मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन जिसको कहा जाता है। इसका निर्देशांक स्वयं 0 0 होता है। अब बात ये आती है कि मान लीजिए कोई बिंदु यदि स्वयं एक्स अक्ष में स्थित होगा, एक्स अक्ष में स्थित होगा तो एक्स में तो कोई कदम आया है, मान लीजिए कि ये 4 में आया है, 4 के बाद लेकिन वाई का मान क्या है, वाई का ये 0 है। तो कोई भी बिंदु यदि अपन एक्स अक्ष में लेंगे तो संख्या एक्स में तो कोई ना कोई संख्यात्मक मान होगा, लेकिन वाई में मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। यहाँ भी यदि अपन लेंगे तो मान लीजिए कि ऋण 4 आएगा, एक ऋणात्मक पहला वाला मान, लेकिन दूसरा 0 ही आएगा। तो आप ये समझ जाइए कि एक्स अक्ष में यदि कोई भी बिंदु है तो उसकी कोटि यानी कि वाई वाला जो निर्देशांक है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो ये भी आपका दूसरा प्रश्न यदि आपके उसमें है तो उसमें ये पूछा गया था कि निम्नलिखित बिंदुओं के निर्देशांक के आधार पर बताइए कि बिंदु किस अक्ष पर स्थित है। तो आप यहाँ पर दिमाग में रख लें कि जब y का मान यदि 0 है तो वो x अक्ष में स्थित होगा। इसी के विपरीत ही काम यहाँ पर भी होता है। यदि y अक्ष में कोई बिंदु है तो x का मान तो यहाँ पर 0 होगा, परंतु y का कुछ न कुछ मान रहेगा। x का 0 होना इस बात का प्रमाण है कि ये y अक्ष में स्थित कोई बिंदु है। स्वयं y अक्ष में यदि कोई बिंदु स्थित है तो उसका निर्देशांक में x मान 0 होगा, y में 0 होगा। y अक्ष में यदि कोई बिंदु है तो x 0 होगा और x अक्ष में यदि कोई बिंदु है तो उसमें y 0 होगा। ये आप लोगों को समझ जाना चाहिए और दूसरा प्रश्न इसी तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो। चलिए, ये बात रह गई थी, ये हमने बताया, जिसमें आप लोगों की प्रश्नावली के 2 सवाल क्लियर हो जा रहे हैं। एक तो ये बताना है पहले वाले सवाल में कि कोई बिंदु किस चतुर्थांश में, तो आपको धन धन देख के, ऋण ऋण देख के, ऋण ऋण ऐसे देख के आप उनके चतुर्थांशों को बता सकते हो। और दूसरा प्रश्न यही पूछा गया था कि कौन सा बिंदु किस अक्ष में है। तो अक्ष मतलब जो अक्षय में है, माने इसी लाइनों में है, तो उसके लिए कोई ना कोई एक पद 0 होगा। और जब कोई ना कोई एक पद 0 होगा तो आप समझ जाएंगे कि भाई यदि y 0 है तो x अक्ष में है और यदि x 0 है तो वो y अक्ष में स्थित है। ये इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न खाली स्थान के लिए पूछा जाता है। तो खाली स्थान में पूछा गया है कि एक बिंदु दिया है, पूछा गया है कि किस चतुर्थांश में है, इसका जवाब भी आप दे पाओगे। दूसरा क्वेश्चन है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा। x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा, तो उसका जवाब आप जान गए क्या होगा।
ये एक्स अक्ष है, उसमें वाई निर्देशांक का मान क्या होगा। तो आप इसका भी जवाब जान गए भाई। और इसके ठौ क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि वाई अक्ष में कोई बिंदु है तो उसका एक्स निर्देशांक क्या होगा। तो एक्स निर्देशांक भी उसका 0 होगा। इस तरह से आपका दोनों। अब ये पूछा गया है एक ठो खालिस्तान में कि यदि दोनों अक्ष हैं तो दोनों अक्ष जो एक्स अक्ष है और वाई अक्ष हैं या किसी निर्देशांक, लिखा है निर्देशांक समतल पर दोनों अक्ष परस्पर कैसे होते हैं। तो दोनों अक्ष परस्पर कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ये आपका तीसरा खालिस्तान था। चौथे में वही पूछ रहा है जो मैंने बताया कि वाई अक्ष में स्थित बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या होगा। तो वहाँ पर 0 होगा। अब मूल बिंदु ओरिजिन है, उसका निर्देशांक क्या होगा। तो आपको 0 0 बताना पड़ेगा, इसका निर्देशांक 0 0 है। इस तरह से आपका ये तीसरा प्रश्न भी समाप्त हो रहा है। चौथा प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि आलेख बना हुआ है आपके किताब में, और अब तो डाउनलोड भी कर सकते हो। आप लोगों को लिंक दे दिया गया है कि आपके पास, जिसके पास भी बुक नहीं है वो लिंक के माध्यम से बुक को डाउनलोड कर सकता है और उसके माध्यम से जान सकता है कि कहाँ पर क्या है। तो उसको खोल के आप लोग देख सकते हैं जिनके पास बुक नहीं है, और जिसके पास तो है तो कोई बात ही नहीं है। तो चौथा प्रश्न है, आलेख 5 में प्रदर्शित बिंदुओं की स्थिति का अवलोकन करके निर्देशों के अनुसार कार्य कीजिए। कुछ निर्देश नीचे दिए हुए हैं, उसके अनुसार आप उनके आंसर देना चाहेंगे। तो क्या है, पहला क्वेश्चन है कि ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके एक्स निर्देशांक समान है। तो देख लो यहाँ पर आप लोग जरूर नोटिस कर लें, यदि एक्स निर्देशांक जिसके भी समान होंगे वो कैसे होंगे। यदि एक्स निर्देशांक समान हैं तो आप ऊपर से नीचे की ओर ऐसी इन बिंदुओं को ढूंढिए। ऐसे जो सीधे लाइन पे होंगे वो बिंदु में आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे कि वो क्या हो जाएंगे, जिनके एक्स मान सीधे ऐसी लाइन वाले बिंदुओं को ऊपर से नीचे की ओर आइए, बिंदुओं को मिलाते हुए अपने मन में आइए, तो उसमें आपको दिखेंगे कि एक्स के निर्देशांक समान है जब ऊपर के बिंदु से नीचे की ओर आओगे। अब फिर इसमें दूसरा ये भी पूछा है कि ऐसे बिंदुओं को बताइए जिसके वाई निर्देशांक समान है। तो वाई निर्देशांकों के लिए ऐसे आपको चलना पड़ेगा। ऐसा यदि आप देखोगे, ऐसे बिंदुओं को मिलाने की कोशिश करोगे ना, तो अपने आप आपको एक्स वाई के समान निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न ये पूछा था कि ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके एक्स और निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों समान हैं। तो तो ये आपको समझ में आ गया कि यदि एक्स के निर्देशांक समान ढूंढना है तो आपको ऐसी लाइन पे आप चले देख लें, बिंदुओं को मिला के देख लेंगे तो उनका आंसर लिख दोगे भाई कि ये बिंदु के निर्देशांक क्या है, एक्स अक्ष के निर्देशांक इनके समान है, ऐसे आपको ढूंढना होगा। और एक्स अक्ष वाई अक्ष के जो समान मान होंगे वो ऐसी लाइन पे देखोगे, और जिनके दोनों मान बराबर होंगे तो आप नोटिस कर लें ऐसे बिंदुओं को देखेंगे जो ऐसी लाइन पे जा रही हैं, टेढ़ी लाइन जा रही है, ऐसी लाइन जो जा रही है इसमें आपको देखने को मिलेगा, ऐसे देखें चाहे ऐसे देखें, इनमें आपको क्या मिलेगा, समान निर्देशांक मिलेंगे। किसके, एक्स के भी और वाई के भी समान निर्देशांक मिलेंगे। ऐसी टेढ़ी लाइन पे आप देखोगे तो उन बिंदुओं का आंसर आप लोगों को दे देना है। अब चलिए आगे की कड़ी पर बढ़ते हुए, अब प्रश्नावली वांगली होगी लेकिन कुछ जानकारियाँ और भी आपको लेनी होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि हमने तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर स्थित हैं 2 बिंदु, ये आपके 2 बिंदु इस अक्ष में स्थित हैं, माने इस चतुर्थांश में हैं। अब इसका निर्देशांक अपन मान लेते हैं, चलिए कि x1 है और y1 है इसका निर्देशांक, और इसका निर्देशांक है x2 y2। चलिए लेकिन एक और बात, इसके जानने के पहले हम एक और चीज़ की जानकारी लेंगे। चलिए फिलहाल इनको मिला देते हैं, लेकिन अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए ये 2 ठो बिंदु हैं, तो ये मान लो कि x के कहाँ पर, जहाँ पर x का 4 है वहाँ पर ये बिंदु है, और यहाँ पर ये बिल्कुल सीधे पे है, और यहाँ पर भी हम जब देखें तो यहाँ पर क्या है 6 है, और यहाँ पर
बिंदु है और दोनों क्या हैं, एक लाइन पे ही हैं। तो आप देख पा रहे हो कि इनमें 6 में से 4 घटा देंगे तो अपने आप यहाँ की बीच की दूरी पता चल जाएगी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी डायरेक्टली 6 में से 4 घटा देंगे तो अपने आप यहाँ के बीच की दूरी निकल आएगी। कैसे बात कर रहा हूँ ऐसे भी यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये निर्देशांक की स्थिति में था, ये 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6। यदि यहाँ पर कोई बिंदु था, मान लीजिए कि चलिए y का मान यहाँ पर आ रहा है 1 और 1 के सामने ही 4 बिंदु है और यहाँ पर 6। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 6 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 4 है। तो 6 में से यदि आप 4 माइनस कर दोगे तो इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि मान लो कैसे बिंदु होता, एक खड़ा बिंदु भी होता, तो इसमें भी हमको कोई दूरी ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि इन दोनों के बीच की दूरी यदि निकालना हो तो यहाँ का निर्देशांक में से और ये इसके निर्देश y वाला निर्देशांक से y वाला निर्देशांक यदि घटा देंगे तो अपने आप वहाँ का दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। लेकिन समस्या इस बात की है कि हम इस वाली दूरी को कैसे पता करें, ये वाली दूरी में कैसे करेंगे तो कैसे आएगा। तो इसका पूरी रूपरेखा आप लोग समझ जाएं कि ये कैसे इसका मान आता है। तो ध्यान देंगे, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का निकालने का तरीका है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जा सकती है वो चीज़ हम आपको सामने यहाँ पर बताना चाहते हैं। ये आपका y अक्ष है, ये x अक्ष है, पर ये ऋणात्मक वाला है, पर इनकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो हमने इनको छोटा छोटा कर लिया है। अब ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक फार्मूला भी अपन के साथ साथ आएगा और एक कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए इन यहाँ से हम इसको लंब डाल देंगे। इसमें निकालना है इस टेढ़ी लाइन का के बीच की दूरी। चलिए यहाँ पर अभी गिनती नहीं कर पाएंगे अपन, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 होने के कारण x1 होने के कारण यहाँ पर यहाँ तक की दूरी x1 कहलाएगी। और यहाँ का निर्देशांक हमने x2 लिखा है, मतलब इसके x2 है यहाँ तक, और यहाँ तक पूरी यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ तक की लंबाई जो है वो x2 है। और ये वाली लंबाई जो खड़ी लाइन है उसकी y2 है, और यहाँ पर ये इस वाली लाइन की लंबाई y1 है। इसका ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ से भी एक लंब हम कहाँ डालेंगे, इस वाली लाइन पे। अब ऊपर आप देख पाएंगे, ऊपर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। तो ये वाली लंबाई हम यदि कल्पना करें कि ये वाली भुजा किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। तो ये वाली भुजा कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया था कि इसका कैसे मान निकाल सकते हैं। x2 से x1 को माइनस कर दीजिए तो इनके बीच की दूरी निकल आएगी। तो x2 माइनस x1, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, x2 माइनस x1। कैसे हो गई आप फिर से देख लें। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x1 है, जैसे कि अभी हमने बताया था कि 4 है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, 6 है, जिसको अपन ने अभी x2 के रूप में जाना है। तो यदि हम 6 में से 4 घटा देंगे, 6 में से 4 घटा दे तो 2, तो आप देख पाओगे एक, हालांकि इसमें तो 3 का गैप है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि इसमें जो दोनों के बीच की दूरी हो गई वो क्या है, तो x1 और x2 को तो घटा नहीं सकते हैं, माने घटा के नहीं लिख सकते। जैसे 6 में से 4 घटा के 2 लिख सकते थे, वैसे नहीं कर सकते। तो इसमें x2 माइनस x1 ही लिखेंगे। मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी आ गई, x2 माइनस x1। अब यही बात इस पे भी बात कर लीजिए भाई, इस ये वाली लाइन की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ से देखना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो इसके बराबर ही होगी ना। यहाँ तक, यहाँ का मान है y1, इतने से इतने तक की, और यहाँ से लेके ऊपर तक की लंबाई पूरी जो लाइन थी वो y2 है। तो हमें इतना चाहिए। इतना जब चाहिए तो उतने में से किसको घटा दें भाई, इसमें से y2 से यदि y1 घटा देंगे तो इसकी लंबाई y2 माइनस y1 होगी। मैंने पहले बताया था कि जो सीधी लाइनें हैं ना, उनको आपको दिक्कत नहीं है उनकी दूरियां निकालने में, तो वही दोनों दूरियां वही निकालने की बात आई है यहाँ पे। तो उस जो आखिरी के मान है उनको आपस में घटा दिया गया है, इस तरह से ये प्राप्त हुआ। समझ गए। अब ये लंबाइयाँ निकालने का औचित्य क्या था, ये कैसे निकलेगा इसमें, तो ये लंबाई के सहारे ही निकालना है हमको। अब देखिए, हम
एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किए तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय को जानते हैं। अब पाइथागोरस के लिए क्या होता है, ये कौन सी भुजा है, कर्ण की भुजा है। तो कर्ण है आपका ए बी, कर्ण है ए बी, ए बी का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय यदि अपन लगाते हैं तो ए बी का वर्ग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग, लंब का वर्ग चाहे आधार का वर्ग, आधार का वर्ग पहले कर लें तो आधार लाइन ये है आपकी, तो आधार लाइन है, मतलब उसको आप यहाँ पर यदि अपन सी लिख देते हैं तो ए बी का स्क्वायर हो गया, ए बी का ए सी का स्क्वायर हो गया। धन इसका आपका करिए बी सी का स्क्वायर कर दो, लंब का वर्ग हो गया। तो पाइथागोरस लगा रहे हैं अपन, तो ए बी का स्क्वायर इसको तो ज्ञात करना है, पर इनका मान अपन को पता हो गया है। ए सी का मान है आपका x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर इसलिए क्योंकि इसमें तो वर्ग लगा हुआ था, और ए सी का मान सिर्फ क्या है, x2 माइनस x1। इसी तरह से बी सी का मान पे भी ध्यान देंगे, बी सी का मान है y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 करेंगे, लेकिन वर्ग क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें वर्ग लगा हुआ है। तो ये तो पाइथागोरस के रूप में सेट हो गया। अब यहाँ पर ये जो वर्ग लगा हुआ है, इस वर्ग को यदि अपन हटाते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला अंडर रूट के अंदर ये वाला वर्ग हटाए इसलिए अंडर रूट लगा इसमें, और x2 माइनस x1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। अब आप लोग सोचते होंगे कि इसका वर्ग लगा है तो इसको वर्गमूल तो हटाया जा सकता है, तो जी नहीं, कदापि नहीं हो सकता है ऐसा। यदि आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है और उसमें अंडर रूट लगा हुआ है तो ये कभी भी न वर्ग और रूट दोनों नहीं हट सकता, न धन में न ही ऋण में, न धन में और न ही ऋण में, न तो धन में न तो ऋण में, ये दोनों स्थितियों में ऐसा नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता, उसका भी आपको कारण बता दें हम। ये तब हो सकता था जब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता, तब अपन रूट और स्क्वायर दोनों हटा सकते थे, लेकिन ऐसी दशा को ऐसा नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ऐसी दशा को तो लिखने का तात्पर्य है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, ये तो ऐसा होता है। तो इसको तो आपने कर लिया, इसका मान क्या हो जाएगा, a माइनस बी आएगा, परंतु ये तो a प्लस बी ए माइनस बी में टूटता है, सेम नंबर पे नहीं टूटता, ये तो सेम नंबर में टूट जाता ना, ऐसा हुआ मतलब कि a माइनस बी 2 बार लिख सकते हैं, लेकिन जब इसको तोड़ते हैं तो ये तो a प्लस बी और a माइनस बी में टूटता है, दोनों तो सेम नहीं है, जब सेम होते हैं तब वो वर्गमूल से बाहर निकलता है, तो ऐसा संभव नहीं है, इसका आप ऐसा नहीं करेंगे कभी। ये आपका फार्मूला हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मान निकालने वाला। तो क्या ऑलमोस्ट अपन ने क्या जाना कि दो बिंदु ए x1 y1 तथा बी x2 y2 के बीच की दूरी ए बी इज इक्वल टू, फाइनल फार्मूला आपका हो गया अंडर रूट, इसको आप नोट कर लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इससे संबंधित सवालों को आप लोगों को हल करने की आवश्यकता होगी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मान हम कैसे निकालें। तो एक आध सवाल मैं करके आप लोगों को दिखाता हूं, और फिर यही आपका होमवर्क रहेगा आज का कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाए। तो पहला क्वेश्चन आप लोग समझे, क्या ज्ञात करना है। बोला है कि बिंदु 5, 8 और 5, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हल में आप लिखेंगे, माना ए बिंदु जिसका निर्देशांक 5 और 8, बगल में आप इसी को x1 y1 करिए, इसका मतलब ये हुआ कि x1 का मान 5 है और y1 का मान 8 है। इसी तरह से b बराबर दूसरा बिंदु आप ले 5 - 3 बराबर क्या हुआ, x2 y2,
इसका भी मतलब आप समझ गए होंगे। अब दोनों के ए व बी के बीच की दूरी आप जानते हो कैसे लिखते हैं, इसको अंडर रूट लिखेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखा जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फार्मूला है ये। अब फिर यहाँ पर आप लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू, अब ए बी इज इक्वल टू, तो x2 कौन है, x2 आपका ये 5 है, 5 में 5 को घटाना है क्योंकि x2 में से x1 घटाना है, यानी कि 5 में से 5 आप घटा दीजिए, होल स्क्वायर हो गया प्लस। और फिर यहाँ पर y2 माइनस y1 है तो -3 में -8 करना होगा, -8 का स्क्वायर। पहले हल कर लेंगे, इसके बाद इसका डिटेल। तो 5 में से 5 गया तो 0 का वर्ग हो गया, पर यहाँ पर तो दोनों ऋण ऋण है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 8 3 होता है 11, तो ऋण 11 का स्क्वायर। अब चूँकि ऋण लगा हुआ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऋण ये तो 0 ही हो गया। और ये आपका 11 ऋण लगा है ना, तो सम संख्या की घात है तो धन ही हो गया, यानी कुल मिला के ऋण 11 गुणित ऋण 11 हो गया। तो 11 11 का गुणा तो 121 होता है, परंतु माइनस माइनस 1 का तो 121 हो गया, और यहाँ पर आ गया उसका वर्गमूल 11। तो इसके दोनों के बीच की दूरी यह होगी 11 इकाई होगी। यदि ये सेंटीमीटर के निशान पे हैं तो सेंटीमीटर हो गया, तो इकाई लिखना अनिवार्य होगा। यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 11 इकाई, क्या 11 इकाई, क्योंकि अपन को पता नहीं कि सेंटीमीटर में है कि काहे में, इसलिए आपको इकाई लिखना वहाँ पर अनिवार्य होगा। ये है आपका वैल्यू। और कभी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा धनात्मक में ही आएगी। मान लीजिए क्योंकि वर्गमूल होता है ना, तो धन ऋण दोनों में हो सकता है, धन और ऋण, पर ऋण नहीं स्वीकार किया जाएगा क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। और ऋणात्मक आने के चांसेस रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि जैसे अपन यहाँ पर देखिए, ये हमने दो लाइन खींचा, तो यदि इस लाइन को ऊपर से नीचे, यदि इसको ऊपर से नीचे अपन नापेंगे तो ये वाला मान ऋणात्मक आएगा, ऊपर से नीचे की ओर का नाप, और यहाँ से यहाँ तक का नाप क्या आएगा, धनात्मक आएगा। इसमें विशेषता होती है ऐसी कोऑर्डिनेट में। तो अपन को क्योंकि दूरी नाप रहे हैं तो दूरी तो हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए वहाँ पर धनात्मक का प्रयोग करना। अब हम आप लोगों को इसी तरह से कुछ सवाल दे देते हैं जिसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसी तरह से आप लोगों को करके दिखाना होगा। तो कुछ मैं सिर्फ सवाल भर लिख देता हूँ दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर चेंज कर देता हूँ कुछ क्वेश्चन, और आप लोग करके दिखाएंगे। हालांकि ये दिखाते है ये नहीं है, पर ठीक है, हमारा देना काम है, आप लोगों का ना करना काम है, तो कोई बात ही नहीं है। 5 है तो 6 7 3 8 9 7 4 ऋण 5 ऋण 3 7 3। यदि अंडर रूट में भी आ जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यदि अंडर रूट में भी वैल्यू आती है ना, तो उसको अंडर रूट में ही रहने देंगे, कोई बात नहीं है कि परफेक्ट वैल्यू पे ही आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप लोग ये 4 सवाल करेंगे। धन्यवाद।